मीनू टीवी। सरस्वती गांव की सबसे दुखियारी औरत थी। उसे दुख देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा राजन था। भले ही सरस्वती ने राजन को जन्म नहीं दिया था और वह उसकी सौतेली माँ थी, मगर उसने राजन को सगी माँ की तरह ही पाला था। कभी खुद की परवाह नहीं की थी। हमेशा राजन को खुश रखने की चाह में पागल रहती थी। मगर ईश्वर का करिश्मा तो देखिए, सौतेली माँ तो सगी माँ से बढ़कर बन गई, मगर सौतेला बेटा सगा बेटा न बन सका। घर में सब कुछ है, धन है, नौकर चाकर है, मगर सरस्वती के लिए सिवाय दुख और अपमान के कुछ नहीं है। बूढ़ी खाती तो ठूस ठूस कर है, मगर काम करने में तेरे हाथ नहीं चलते। जल्दी से बर्तन साफ करके खाने की मेज की सफाई कर दे। देखती नहीं कि नाश्ते का समय हो गया है। इन बूढ़े कमजोर हाड़ों में इतनी हिम्मत नहीं है बहू कि फटाफट काम कर दूं। घर में इतने नौकर चाकर है, फिर भी मुझ बूढ़ी से ये काम करा दे, तुम्हें शर्म नहीं आती? सौतेली सास है, सगी नहीं। सौतेलों के साथ ऐसा ही होता है, समझी? उर्मिला सरस्वती को बुरा भला कहकर चली जाती है, मगर उसके बर्ताव से बेचारी सरस्वती के दिल को गहरी ठेस पहुंचती है और वह रोने लगती है। फिर रोते रोते उसे अपने स्वर्गवासी पति अमृत की याद आती है, तो वह पुराने ख्यालों में डूब जाती है। सरस्वती, ये लो, अपने राजन को संभालो और आज से तुम ही इसकी माँ हो। मैं तो खुशनसीब हूँ जी, ससुराल में पैर रखते ही मुझे माँ का दर्जा मिल गया। देखना जी, मैं अपने बेटे को राजकुमारों की तरह पालूंगी। उस दिन से ही सरस्वती राजन की माँ बनकर उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी उठा लेती है। सगी माँ से बढ़कर प्यार करती है और अपनी छाती से लगा कर रखती है। बच्चे को नहलाने, सजाने, संवारने और खिलाने पिलाने में ही उसके दिन बीतने लगते हैं। सरस्वती का यह रूप देखकर अमृत फूला नहीं समाता। सरस्वती, तुम राजन की सौतेली माँ होकर भी उसे सगी माँ से बढ़कर प्यार करती हो। चुप करो जी, माँ सदा माँ होती है, माँ कभी सौतेली नहीं होती है। आगे से मुझे राजन की सौतेली माँ कहकर कभी मत बुलाना, समझे? ये कहकर सरस्वती रो पड़ती है और फिर अमृत उससे गलती मानते हुए कहता है, सरस्वती, तुम्हें देखकर मैं तो क्या, दुनिया का हर आदमी कह सकता है कि माँ तो माँ होती है, माँ कभी सौतेली हो ही नहीं सकती। आगे से तुम्हें सौतेली माँ कहने की गलती कभी नहीं करूंगा सरस्वती। इस तरह दिन बीतते जाते हैं और राजन स्कूल जाने लगता है। सरस्वती को हर वक्त राजन का ही ख्याल रहता है। वह राजन के बिना एक पल भी नहीं रह पाती है और हमेशा उसके भविष्य के बारे में सोचती रहती है। ये 50,000 तो मेरे खाते में जाएंगे जी। पर तुम हर महीने अपने खाते में इतने पैसे क्यों डालती हो? क्या इन्हें अपने होने वाले बच्चे के लिए जमा कर रही हो? अब कोई और बच्चा होने वाला नहीं है जी, जो बच्चा हो गया है वही बहुत है। मैं तो अपने राजन के लिए गुप्त खजाना जमा कर रही हूँ जी। हो सकता है कभी मेरे लाल पर कोई संकट आ जाए और इन पैसों की उसे जरूरत पड़ जाए। यह सुनकर अमृत की आंखों में आंसू भर आते हैं और वह सरस्वती से कहता है, सरस्वती, बेटे के लिए इतना सोचती हो, थोड़ा अपने लिए भी सोच लिया करो। सगे बेटे धोखा दे देते हैं, ये तो फिर भी। मेरे राजन को सौतेला मत कहना जी। अगर किसी ने इसे सौतेला कहा ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ, इस तरह कुछ साल और बीत जाते हैं और सरस्वती राजन को अपना सगा बेटा मान लेती है और खुद की कोई संतान पैदा नहीं करती। उसके इस त्याग के कारण अमृत उसे हमेशा ईश्वर का रूप मानता है। राजन कुछ बड़ा होकर पढ़ने के लिए शहर चला जाता है और इसी बीच राजन की अनुपस्थिति में उसके पिता अमृत का देहांत हो जाता है। सरस्वती, मैं तो जा रहा हूँ, पर मुझे मरकर भी तेरी चिंता लगी रहेगी पगली। सोचता हूँ कि अगर राजन तेरा सौतेला बेटा निकला तो क्या होगा। तेरी सारी कुर्बानी
सारा त्याग बेकार जाएगा। आप मेरी चिंता मत करो जी, मेरा राजन मुझे कभी कोई दुख नहीं होने देगा। आखिर माँ हूँ मैं उसकी। लो भोजन कर लो और उसके बाद बड़े बाबू के कमरे की सफाई करो। जैसे ही सरस्वती रोटी का एक टुक तोड़कर खाने की कोशिश करती है कि तभी उर्मिला के रोने चीखने की आवाज सुनाई पड़ जाती है। सरस्वती रोटी खाना छोड़कर उर्मिला की तरफ दौड़ती है। वहां जाकर देखती है कि राजन और उसके मुर्गी फार्म के नौकर सहमे हुए से खड़े हैं और उर्मिला रो रो कर कह रही है, हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया जी? एक ही रात में सब मुर्गियां मर गई। अब क्या होगा? हम तो बर्बाद हो गए। 40 लाख का कर्ज कहाँ से चुकाएंगे? हमारा तो घर ही बिक जाएगा। सरस्वती धीरे धीरे चलती हुई राजन के पास आती है और उससे कहती है, बेटा, सारी मुर्गियां मर गई सो मर गई, पर तू मत घबरा। बहू से कह चुप हो जाए, अभी तेरी माँ जिंदा है, सब ठीक हो जाएगा। चुप कर तूने मुझसे मेरा बाप छीन दिया और अब माँ बनने चली है। सौतेली है तू, दूर रह मुझसे। इसी गुस्से में राजन अपनी सौतेली माँ को धक्का दे देता है और वह जमीन पर लुढ़क जाती है। तभी वहाँ गांव के बैंक मैनेजर रामविलास आ जाते हैं और सरस्वती को जमीन से उठाते हुए राजन से कहते हैं, मिस्टर राजन, शर्म करो, बहुत अत्याचार कर चुके हो अपनी माँ पर, अब और नहीं। जानते हो, तुम जिस मुर्गी फार्म के मालिक हो वो बैंक के लोन से नहीं बल्कि तुम्हारी माँ के पैसों से बना है। वो लाखों रुपए जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे भविष्य के लिए जमा करके रखे थे, वही पैसे बैंक से तुम्हें दिए गए थे। इसलिए बैंक का तुम पर कोई कर्ज नहीं है। तुम पर जो कर्ज है वो तुम्हारी इस माँ का है। क्या ऐसा है? और ये भी सारा गांव जानता है कि तुम्हारे पिता लंबी बीमारी के कारण मर गए थे। इस बेचारी ने तो उनकी दिन रात सेवा की थी, फिर उनकी मौत का जिम्मेदार इन्हें क्यों समझते हो? इन्हें सौतेली माँ समझकर मत दुत्कार राजन। ये सौतेली होती तो तू आज सुख से नहीं रह रहा होता। यह सच्चाई जानकर राजन और उसकी पत्नी उर्मिला को अपनी करनी पर बहुत पछतावा होता है और वे दोनों सरस्वती के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगते हैं। सरस्वती भी उन्हें माफ कर देती है और फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। नारायण नाम का एक बहुत ही गरीब आदमी था। वह इतना गरीब था कि उसके पास रहने के लिए अपना मकान तक नहीं था। वह अपने बेटे मोहन और पत्नी के साथ रेलवे स्टेशन पर झुग्गी डालकर रहता था और वहीं स्टेशन के बाहर उसने चाय की अपनी छोटी सी दुकान लगा रखी थी। नारायण खुद तो जिंदगी में कुछ खास कर नहीं पाया था, मगर अपने बेटे मोहन से चाहता था कि वह पढ़ लिख कर जरूर कुछ खास बने। इसलिए वह अपने बेटे मोहन से हमेशा कहता था, बेटा मोहन, मन लगा कर पढ़ा कर, मुझे तुझसे बहुत उम्मीदें हैं। बड़ा होकर कुछ बन गया तो खुद का मकान बना पाएगा। तुझे मेरी तरह झुग्गी में रहकर जीवन नहीं काटना पड़ेगा, समझा? पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा मन लगाकर ही पढ़ता हूँ। शाबाश बेटा। मोहन अपने परिवार की गरीब हालत को अच्छी तरह से समझता है और इसीलिए अन्य बच्चों की तरह फिजूल खर्ची वाला कोई शौक नहीं रखता है। वह ज्यादातर समय पढ़ता रहता है और जो समय बचता है उसे खेलने कूदने के बजाय दुकान पर जाकर अपने पिता की मदद करने में बिताता है। ले बेटा मोहन, ये चाय स्टेशन मास्टर को देकर आ। पिताजी, पैसा भी लाना है क्या? नहीं, पैसा बाद में आ जाएगा। इस तरह कई साल बीत जाते हैं और फिर एक दिन इस गरीब परिवार पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ता है। नारायण चाय देने के लिए जाता है तो रेलवे ट्रैक पार करते हुए एक तेज रफ्तार से आ रही ट्रेन की चपेट में आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। पिता की मौत की खबर सुनकर मोहन स्टेशन की तरफ दौड़ पड़ता है। इसके साथ ही आसमान से बारिश होने लगती है और बिजलियां कड़कने लगती है। पिताजी, पिताजी, क्या हुआ पिताजी? छोड़ो, मुझे मेरे पिताजी को देखने दो। पिताजी, पिताजी, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ पिताजी। बेटा, तेरे पिताजी तो अब इस दुनिया में रहे नहीं, इसलिए सब्र करने में ही भलाई है। रो मत, धीरज धर ले।
अब इसी में भलाई है बेटा। नारायण की अचानक मौत हो जाने से चाय की दुकान बंद हो जाती है और इसी कारण मोहन और उसकी माँ के भूखे मरने की नौबत आ जाती है। फिर घर की इस हालत से परेशान होकर मोहन की माँ उससे कहती है, बेटा मोहन, ऐसे तो हम दोनों भूखे मर जाएंगे। अब तुम्हारे पिताजी तो दुनिया में रहे नहीं, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि उनकी चाय की दुकान मैं ही चला लूं। नहीं अम्मा, चाय की दुकान हम चलाएंगे। हम आज ही स्टेशन मास्टर से कुछ पैसा उधार लेकर चाय की दुकान फिर से चालू कर देते हैं। मोहन की यह बात सुनकर उसकी माँ कहती है, पर तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का क्या होगा बेटा? तुम्हारे पिता तो चाहते थे कि तुम पढ़ लिख कर कुछ बनो। इस वक्त हम दोनों का पेट पालने से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है अम्मा। तुम बीमार रहती हो, इसलिए हम तुम्हें दुकान का काम कभी नहीं करने देंगे। अब ये जिम्मेदारी हम उठाएंगे। यह कहते कहते मोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वह मन को मजबूत करके आंसू पोंछ लेता है और उस दिन के बाद से अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर चाय की दुकान चलाने लगता है। लेकिन पढ़ाई छोड़ने का दुख उसे अंदर ही अंदर खाए जाता है और वह अकेले में रोता रहता है। पिताजी, आप तो हमें अकेला छोड़कर चले गए। अब हम पढ़े कि घर चलाने के लिए काम करें। अब शायद हम कभी भी पढ़ लिख कर कुछ बन नहीं पाएंगे। हम भी आपकी तरह गरीब चाय वाले बनकर ही रह जाएंगे। एक दिन स्टेशन मास्टर साहब मोहन को इस तरह से रोते हुए देख लेते हैं और उन्हें इस गरीब बालक पर दया आ जाती है। वे मोहन से उसके रोने का कारण पूछते हैं। बेटा मोहन, ऐसे अकेले में बैठकर क्यों रो रहे हो? कोई परेशानी हो तो हमें बताओ, हम तुम्हारी परेशानी दूर कर देंगे। स्टेशन मास्टर साहब के ये पूछने पर मोहन उन्हें सारी बात बता देता है और फूट फूट कर रोने लगता है। स्टेशन मास्टर मोहन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, बेटा, अगर तुम पढ़ने में इतनी ही रुचि रखते हो तो उसका प्रबंध हम कर देंगे। हम ऐसा प्रबंध कर देंगे कि तुम चाय भी बेच सकोगे और साथ में पढ़ लिख भी सकोगे। अब बस हमें थोड़ा सा हंसकर दिखा दो, जरा हम भी तो देखें कि तुम हंसते हुए कैसे दिखते हो। स्टेशन मास्टर साहब के ये कहने पर मोहन हंसने लगता है और फिर उनका आभार प्रकट करते हुए कहता है, साहब, हम जीवन भर आपके आभारी रहेंगे। आज के जमाने में आपके जैसा आदमी कहाँ मिलता है। उस दिन के बाद से तो मोहन का जीवन ही बदल जाता है। वह चाय बेचने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखता है। दिन भर चाय बेचकर अपना घर चलाने के लिए पैसा कमाता है और फिर रात को स्टेशन पर प्लेटफॉर्म के एक खंभे के नीचे बैठकर बल्ब के उजाले में घंटों तक पढ़ता रहता है। बेटा मोहन सारा दिन चाय बेचता है और रात होते ही यहाँ इस खंभे के नीचे पढ़ने बैठ जाता है। खाना पीना भी भूल जाता है तू। चल अब खाना खा ले। अम्मा, चाय बेचना और पढ़ना दोनों ही बहुत जरूरी है। चाय बेचकर भूखे पेट को 2 रोटियां मिलती है और ये पढ़ाई हम जैसे गरीबों को किसी लायक बना सकती है। हाँ हाँ, समझती हूँ बेटा, पर अपने इस भूखे पेट में 2 रोटियां डाल तो ले। उन्हें समय पर पेट में नहीं डालेगा तो बीमार पड़ जाएगा, समझा? इस तरह मोहन चाय की दुकान चलाने के साथ साथ कई सालों तक रेलवे स्टेशन के उसी खंभे के नीचे बैठकर पढ़ाई करता है और इस तरह उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेता है। पढ़ने लिखने के बाद उसकी किस्मत कुछ ऐसा रंग दिखाती है कि वह रेलवे में ही बड़ा अफसर बन जाता है और इस तरह उसकी चाय की दुकान बंद हो जाती है। भगवान सब गरीबों को मोहन जैसा बेटा दे। अपनी मेहनत से क्या बन गया। गरीब चाय वाला रेलवे का बड़ा अफसर बन गया। इतना बड़ा अफसर कि मेरा यह स्टेशन मास्टर का पद भी उसके सामने बहुत छोटा है। भगवान मोहन को सदा खुश रखे, सदा खुश रखे। यह कहते हुए स्टेशन मास्टर साहब जैसे ही स्टेशन के अंदर जाते हैं तभी उनका फोन बजने लगता है। उधर से आवाज आती है कि मैं मोहन बोल रहा हूँ और कल आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। यह सुनते ही स्टेशन मास्टर साहब खुश हो जाते हैं
और अगले दिन मोहन रेलवे के एक बड़े अधिकारी के रूप में उनके सामने खड़ा मिलता है। मोहन को देखकर स्टेशन मास्टर साहब असमंजस में पड़ जाते हैं और मोहन से कहते हैं, समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको अपना साहब कहूँ या फिर बेटा, अपना मोहन बेटा कहूँ। स्टेशन मास्टर साहब, आप कल भी मुझसे बड़े थे और आज भी मुझसे बड़े ही हैं। आपके बड़प्पन से ही मैं कुछ बन पाया हूँ। आप मुझे बेटा कहेंगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। मोहन की ये बात सुनकर स्टेशन मास्टर साहब की आंखों में खुशी के आंसू तैरने लगे और उन्होंने मोहन को तुरंत पकड़कर गले से लगा लिया। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।